नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमारा अगला चैप्टर आता है और ये है सिंगल कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग और तीसरा नाम है इसका आउटपुट कॉस्टिंग। दोस्तों ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर की खास बात ये है कि अगर आप एक बार कॉस्ट शीट सीख लेते हैं तो वो आपको 3 जगह पर काम आती है। नंबर 1, एक तो खुद के चैप्टर में कॉस्ट शीट वाला यानी जनरल प्रिंसिपल्स। दूसरा ये चैप्टर है आपका सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग वाला और तीसरा है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो जो कॉस्ट शीट है एक्चुअली कॉस्टिंग में तो वो सभी जगह काम आती है, लेकिन खासकर जो आपको स्पेशल कॉस्ट शीट बनानी होती है तो वो इन आपको कुछ 3-4 चैप्टर्स के अंदर बनानी होती है। अब इस चैप्टर में भी आपको कॉस्ट शीट ही बनानी है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर अलग है, कॉस्ट शीट का चैप्टर अलग है, तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ तो डिसिमिलैरिटीज होंगी, कुछ तो असमानता होगी, कुछ तो इसके अंदर खास होगा जो कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में नहीं था। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, कह देते हैं कि भाई तुम्हें कॉस्ट शीट करा तो दी ना फर्स्ट चैप्टर में, तो इसमें भी सिर्फ कॉस्ट शीट ही है और ये तुम अपने आप कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चैप्टर भी खास है, इसके अंदर भी कॉस्ट शीट बनती है, फॉर्मेट वही रहता है जो आपके फर्स्ट वाला है, लेकिन फिर भी चेंजेस हैं और इसमें कुछ ऐसी नई बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और फिर बच्चा कहता है कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। क्वेश्चन तो ये जरूर कॉस्ट शीट का है, लेकिन इस तरह की कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, ये मुझसे पूछ क्या रहा है। तो इसलिए आपको ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। अगर आपको कॉस्ट शीट आती है तो आपको सिर्फ इसका जो थोड़ा सा स्टाइल है, एक तरीका है अलग तरीके से चीजों को करने का, बस थोड़ा सा वो आपको करना है। मतलब 10-20% ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना है और बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या चैप्टर है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, जितना इस बोर्ड पर लिखा है सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आइए इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत नहीं मिल पाती है। और फिर आप मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे सर ये वाली वीडियो बनाइए, वो वाली वीडियो बनाइए, जबकि वो वाली वीडियोस तो बहुत पहले से ही बनी हुई हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग करने का ही तरीका है इन विच, जिसमें क्या होता है, कॉस्ट इज असर्टेन। हम कॉस्ट ही कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट होती है दोस्तों इसमें पर यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो खास बात है वो पर यूनिट ही कैलकुलेट होती है। क्यों? सभी सवालों के जवाब आपको थोड़ी सी देर में मिल जाएंगे। और ये पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट किसकी होती है? सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की, एक ही प्रोडक्ट की यहाँ पर बात होती है। इन कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है, लगातार हो रही है, यानी रुकती नहीं है, उसका प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पिछले वाले डाटा है, जो पहले भी प्रोडक्शन किया हुआ है, पहले जो बुक्स तैयार कर रखी हैं, उनमें से डाटा ले लेके और एस्टिमेटेड ये काम किया जाता है। अब इसको अगर मैं समराइज कर दूं तो यहाँ पर क्या बात मुझे खास देखने को मिलती है। पहली चीज कि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होती है और कॉस्ट कैलकुलेट होगी पर यूनिट, और ये होती है उन इंडस्ट्रीज में, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लगातार होती रहती है, और ये कैलकुलेट होती है प्रीवियस डाटा के आधार पे। यानी कि ये एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं है। जी हाँ, ये एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि जब आपको अपने पिछले डाटा से देखकर कैलकुलेट करके बताना है भाई इस पेन की कॉस्ट मैं आपको
इतनी आएगी और इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के मैं आपको ये इतने का दे सकता हूँ। तो ये जो हो रहा है ये एस्टिमेटेड बेस पर ही हो रहा है, ठीक है ना, ये एक्चुअल नहीं है। आगे चलते हैं और चीजें क्लियर होंगी। अब ये किन किन तरह के इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है, देखिए ये उसके सुटेबल है जहां पर जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यानी बदलता नहीं है, चेंज नहीं आता है उसके अंदर। जैसे एक तरह का अगर पेन बन रहा है तो यही बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, देखिए एक जैसा ही है और फिर वो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन चलता रहता है लगातार, कोई इसमें चेंज नहीं आता। फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शंस आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है, चेंज उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर एक तरह की साइकिल बन रही है तो उस एक ही मॉडल की साइकिल बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। कॉस्ट यूनिट्स आर फिजिकल, जो कॉस्ट यूनिट्स है वो फिजिकल है एंड नेचुरल है, मतलब ये सर्विस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इनका इस्तेमाल होता है इस तरह की। जैसे है ब्रियोरीज। ब्रियोरीज क्या होती है दोस्तों, ये होती है आपकी शराब की भट्टी है ये, तो जो शराब की भट्टी होती है और या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर भट्टी लगाई जाती है तो वो होता है आपके ब्रियोरीज। फिर उसके बाद आता है आपके ब्रिक वार्स, तो ये आपकी ईंटों की भट्टी है, ठीक है जी, तो ये आपके ईंटें बनाने का काम हो गया। फिर आपकी क्वेरीज डायरीज, ये क्या होती है, ये आपकी खदानें होती हैं, आप कुछ भी खोद कर निकाले जमीन से, बालू रेत मिट्टी वगैरह कुछ भी, तो ये खदाने वाले बिजनेस है। फिर ये सीमेंट का बिजनेस है, सीमेंट वर्क्स। फिर ये चीनी का बिजनेस है, शुगर मिल, और ये पेपर मिल है, कागज बनाने वाली मिल इत्यादि। तो इस प्रकार के जो बिजनेस है इनके अंदर जो है सिंगल आउटपुट, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये काम ऐसे हैं जिसके अंदर एक ही तरह का प्रोडक्ट लगातार बनता रहता है। जैसे कोई एक तरीके की शराब है तो उस भट्टी में वो बनती रहेगी कॉन्टिन्यूसली। इसी तरह से ईंटें देखिए, ईंटों में कोई इतनी कोई ज्यादा वेरिएशन तो आती नहीं है, ईंटें दो तीन तरह की होती है और एक ही तरह की एक भट्टी के अंदर लगातार बनती रहती है लंबे समय तक। फिर एक बार अगर कोई खदान खोद ली, सपोज किसी खदान के अंदर से कोयला निकलता है, तो अब उसमें से कोयला ही निकलता रहेगा काफी समय तक, कई सालों तक। तो अब ये जितनी भी कहानी मैंने आपको समझाई, अब इसको मैं इसी स्टोरी के आधार पर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं और आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर खास क्या चीज है। देखिए जैसे हमारे पास है एक मिस्टर सेलर, ये मिस्टर सेलर जो है ये बनाते हैं ड्रेस, ये कुछ भी किसी भी तरह की ड्रेस बनाने का काम करते हैं। और ये है मिस्टर बायर, जो मिस्टर बायर है इनको ड्रेस चाहिए इनसे और ये इनको पेमेंट करेंगे भाई, ठीक है जी। अब मिस्टर बायर ने पूछा मिस्टर सेलर से, बताइए क्या प्राइस है आपका? तो ये कहते हैं जी हमारा नॉर्मल प्राइस है एक ड्रेस का 300 रुपए पर ड्रेस। तो अब आप ये बताओ हमें कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो मिस्टर बायर ने कहा जी मुझे 1000 ड्रेस चाहिए, अब आप बताओ मुझे। अब मिस्टर सेलर को आइडिया लग गया कि भाई इसकी 1000 ड्रेस की डिमांड है और वो ड्रेस भी अभी नहीं चाहिए, वो ड्रेस चाहिए 2 महीने के बाद। तो 2 महीने हैं बनाने के लिए। अब दोस्तों इस 2 महीने के अंदर क्या होगा, इस 2 महीने के अंदर जो रॉ मटेरियल वगैरह है और जो लेबर्स वगैरह है, जितने भी इनपुट्स लगते हैं उन सबके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी कुछ ना कुछ। इसीलिए आप जब इस क्वेश्चंस में देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो एक्सपेंसेस दिए रहेंगे वो परसेंटेज बेस में दिए रहेंगे। सपोज लेबर एक्सपेंस जो है वो है 150% मटेरियल के एक्सपेंस से, इस तरीके से। तो वो एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं कि अब जितना भी मटेरियल आएगा उस हिसाब से इतनी लेबर हमारी लग जाएगी। तो ये क्योंकि सब मोस्टली एस्टिमेशन बेसिस पर है, ये एक्चुअल में नहीं है, इसलिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। तो जी 1000 ड्रेस बनाकर देनी है 2 महीने के बाद। अब ये मिस्टर सेलर मिस्टर बायर को क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी आप मेरी कोटेशन ध्यान से समझ लो, क्या ड्रेस की डिमांड है।
तो देखिए अगर आपने 800 ड्रेस ऑर्डर की आपको प्राइस पड़ेगा 300 रुपए, अगर आपने 1000 ड्रेस ऑर्डर की तो आपको प्राइस पड़ेगा 280, और 1500 ड्रेस के लिए आपको 250 का प्राइस पड़ेगा एक ड्रेस का। अब अभी जो मिस्टर सेलर ने अपने ये 3 अलग अलग तरह की कोटेशन प्रोवाइड की है कि 800 ड्रेस के लिए इतना पैसा, 1000 ड्रेस पर इतना, 1500 ड्रेस पर इतना। ये रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये रेट कैलकुलेट हुआ है पास डेटा के आधार पर। मिस्टर सेलर ने देखा कि मेरे पिछले सालों के में जो है मेरे एक्सपेंसेस इस तरह से रहे हैं, मुझे इतने इतने तरह की ये कॉस्ट पड़ी है एक ड्रेस बनाने पर, तो उसके आधार पर अभी कैलकुलेट करते हैं कि अब मुझे अगर मैं अगले 2 महीने में बनाता हूं तो मुझे कितने की पड़ सकती है, तो जितने की पड़ सकती है उस हिसाब से ये एस्टिमेटेड बनाकर दे। तो जी कुल मिलाकर यहाँ बात इतनी है, यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए ये सुटेबल है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए की जाए, और जो कैलकुलेशन होगी वो एस्टिमेटेड होगी, एक्चुअल नहीं होगी, और वो होगी प्रीवियस डाटा के आधार पर। तो ये इतनी थियरी आपने लिख देनी, आपका काम हो जाएगा, और बाकी और कुछ चीजें आप चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे यहां से थ्योरी नहीं आती, प्रैक्टिकली आता है। आइए आप चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर। कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम बनाएंगे जी कॉस्ट शीट। हम कॉस्ट शीट बनाएंगे कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और जो कॉस्ट होती है, अब आप समझ लीजिए, ये होती है 2 तरह की, एक होती है हिस्टोरिकल और एक होती है एस्टिमेटेड। हिस्टोरिकल का क्या मतलब है? आफ्टर द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। ये है आपके P&L की तरह। P&L में क्या होता है? P&L होता है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? पोस्ट मॉर्टम ऑफ डेटा। मतलब जब सब चीजें, सारे एक्सपेंसेस, सारी बिजनेस एक्टिविटीज हो जाती है, फिर उनको सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। सेम यहां पर है कि जब सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, प्रोडक्शन जब हो जाएगा, जो माल बनना है जब वो माल बन जाएगा, फिर पता चल जाएगा जी इस चीज के ऊपर इतना खर्चा आया, उनको हम फॉर्मेट में रख देंगे कॉस्ट शीट वाले में, और उससे कॉस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से जो बनी हमारे पास कॉस्ट शीट, तो ये कॉस्ट शीट हमारे पास हुई एक्चुअल, क्योंकि इसे हम एक्चुअल डेटा से बना रहे हैं, तो इसलिए ये वाली जो कॉस्ट शीट होगी वो होगी एक्चुअल। आइए दूसरी बात करते हैं। और ये वाली जो कॉस्ट शीट है ये वही है जो आपने अभी तक सीखी है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में बनाई है जनरल प्रिंसिपल्स पर। अब एस्टिमेटेड में क्या है जी? बिफोर द एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले से ही आप बना रहे हैं ये वाली कॉस्ट शीट, तो इसलिए ये वाली जो कॉस्ट शीट होगी तो ये आपकी क्या होगी? एस्टिमेटेड। अब ये एक्चुअल नहीं है। और इस चैप्टर में हम ये वाली ही बनाने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो कॉस्ट शीट सीखी है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, और इस चैप्टर में हम जो बनाएंगे वो होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब आप जानते हैं जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में जब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, तो लास्ट में फिर सेल से पहले हमारे पास प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाता है, प्रॉफिट कितना है। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको दूर करने के लिए मैंने यहां पर ये बनाया है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो आपको 2 प्रकार से दी गई हो सकती है। एक तो है कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज दे दिया एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, और दूसरा तरीका है कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज दे दिया, जैसे 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस या फिर 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। इस तरह से कुछ भी वो दे सकता है। हम अभी देख लेते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए और फिर प्रॉफिट है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब आप ये देखिए कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट भी दिया है, तो 10% भी कॉस्ट प्राइस का है, तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं।
तो सीधा आप प्रॉफिट कर दो इस 10,000 का 10%, 1,000 रुपए आ गया जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। प्रॉब्लम यहां पर आती है, और जो क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा, सिंपल वाला वो आपको नहीं देगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। तो देखिए अब कॉस्ट प्राइस है वही 10,000, लेकिन प्रॉफिट इस बार दे दिया, प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये तो आपको दिया कॉस्ट प्राइस, लेकिन प्रॉफिट का बेस दिया है सेलिंग प्राइस। तो अब आप इसमें कैसे करेंगे? तो ये मैंने इस बार किया है 10,000 इंटू 10/90, और ये हो गया 1,111। अब ये कैसे हुआ, यही सिखाने के लिए मैंने ये टॉपिक यहां पर रखा है। इसके लिए आप ये ट्रिक सीखिए। यहां पर देखिए दोनों तरह से दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका फॉर्मूला रहता है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, ये रहा कॉस्ट प्राइस दिया है, सपोज ये है x/y, आप इसको जैसे अगर 10% अगर वो कहता है तो 10% हो जाता है 10/100 यानी कि 1/10। अगर 20% कहता है तो वो हो जाता है 20/100 यानी कि 1/5, इस तरह से। तो x/y है, तो जो इसका सेलिंग का परसेंटेज आएगा वो आएगा x/x+y, यानी ऊपर वाला तो सेम रहेगा और नीचे वाले में ऊपर वाले को आप प्लस कर दीजिए, सिंपल है। इसी तरीके से अगर उसने आपको दिया है परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दिया है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस पे, और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस पे, तो अब आप उल्टा कर दो, ऊपर वाला तो एज इट इज और नीचे क्या कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। इतना आपको करना है। तो इससे अगर आपको इस पर जाना है तो आप प्लस कर दीजिए, और अगर इससे आपको इस पर जाना है तो आप माइनस कर दीजिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूं उसका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस है 25%। अब हम जानते हैं 25% का मतलब हो गया 1/4। अब अगर ये 1/4 है, मुझे ये निकालना है, अब इससे मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला तो एज इट इज और नीचे आ जाएगा इन दोनों का प्लस, तो आ गया 1/5। अब आप क्या करो, अब आप चाहे तो कॉस्ट का 1/4 कर लो तब भी उतना ही प्रॉफिट आएगा, और या फिर सेलिंग प्राइस का आप 1/5 कर लो तब भी उतना ही प्रॉफिट आएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपको दिया है परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, अब आपको ये दिया है, आपको ये निकालना है, अब आपको इससे ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज और फिर नीचे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ गया आपका 2/5। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये वाला जो आपका इश्यू है ना, ये आपको कभी भी रेज नहीं होगा, आपको इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट आपका बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने थोड़ी सी थ्योरी समझा कि क्या डिफरेंसेस है हमारे कॉस्ट शीट में, इस चैप्टर में क्या खास है क्या नहीं, इसमें क्या फर्क है पिछली वाली कॉस्ट शीट से। अब इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, उनका फॉर्मेट क्या है और उनको आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।